नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डिवाइन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हरिद्वार और यहां पर सीएम धामी ने उद्घाटन किया। सीएम धामी के साथ इस दौरान रमेश पोखरियाल निशंक, आचार्य बालकिशन और साथ ही साथ योग गुरु बाबा रामदेव सहित कई अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सीएम धामी ने यहां पर डिवाइन कॉलेज के कार्यक्रम में शामिल होकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। डिवाइन कॉलेज के कार्यक्रम में तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी अपनी परफॉर्मेंस भी दिखाई और सीएम धामी के साथ कई गणमान्य इस दौरान मौजूद रहे। उत्तराखंड बीजेपी के लिए इन दिनों उनके नेताओं के बयानबाजी धर्म संकट में डालने का काम कर रही है और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कमीशन को लेकर दिया गया बयान बीजेपी के लिए चिंता का विषय बन गया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता बीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि मामले को लेकर उन्होंने ये कहा है कि उनका संगठन पूर्व मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाता है कि अगर उनके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ है या उनके पास कोई प्रमाण है तो वह सरकार को बताएं। सरकार उसी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने का काम करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार प्रयासरत है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए और भ्रष्टाचार में जिन भी अधिकारी कर्मचारियों की संलिप्तता है उनको जेल में डालने का काम किया है। जो भी ऐसे प्रकरण आए हैं उसमें एसआईटी का भी गठन किया है, सीआईडी का भी गठन किया है और पुलिस के द्वारा भी ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आरक्षण के विधेयक को लेकर आंदोलनकारी आशंकित राज्यपाल से राष्ट्रपति को विधेयक भेजे जाने पर लंबा इंतजार। राज्य आंदोलनकारियों को 10% से 36 आरक्षण का मामला। राज्यपाल से राष्ट्रपति को विधेयक भेजे जाने का मामला बता रहे हैं आपको, लंबा इंतजार इसमें। और राज्य आंदोलनकारियों को 10% से 36 आरक्षण का मामला। आरक्षण के विधेयक को लेकर आंदोलनकारी आशंकित हैं और राज्यपाल से राष्ट्रपति को विधेयक भेजे जाने पर लंबा इंतजार। राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षतित आरक्षण का मामला। आरक्षण के विधेयक को लेकर आंदोलनकारी आशंकित हैं और इसी पूरे मामले को लेकर आपको जानकारी दे रहे हैं। राज्य आंदोलनकारियों को 10% से 36 आरक्षण का मामला। संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अब ये पूरा मामला क्या है आरक्षण से जुड़ा हुआ? आरक्षण के विधेयक को लेकर आंदोलनकारी आशंकित हैं, ये क्या पूरा मामला है? ये कह सकते हैं कि राज्य आंदोलनकारियों को जो 36 आरक्षण 10% दिया जाता था उसको लेकर राज्य सरकार ने जो अपनी चीजें कही है कि राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षतिपूर्ति आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से उसका यहाँ पर ऐलान किया जा चुका, लेकिन अब भी उस आरक्षण को लेकर ये कह सकते हैं कि राज्य आंदोलनकारी आशंकित नजर आ रहे हैं। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि जिस तरीके से आरक्षण का मामला पूर्व में 7 साल तक राजभवन में ये मामला चलता रहा, राजभवन की तरफ से उस मामले को यहाँ पर ढील देने का काम किया गया, उसे ना तो मंजूर किया गया था और अब 7 साल बाद उसे वापस राज्य सरकार को लौटाने का काम किया गया है। क्योंकि राज्य सरकार ने पूर्व में इस आरक्षण के मामले को विधेयक के रूप में राजभवन को भेजा था मंजूरी के लिए, लेकिन राजभवन की तरफ से उस पूरे मामले पर ना तो मंजूरी दी गई थी, ना ही उस पर टेस्टिंग के लिए यहाँ पर वापस भेजने का काम किया गया था। तो ऐसे में 7 साल बाद जब सरकार पुनः इस मामले को उठाने का काम यहाँ पर कर रही है, राज्य आंदोलनकारियों को राज्य स्थापना दिवस के दिन आश्वासन दिया जा रहा है कि उन्हें 36 आरक्षण यहाँ पर दे दिया जाएगा, 10% का 6 आरक्षण उनको लाभ यहाँ पर मिलेगा। उस पर भी अगर पूर्व की भांति ही अगर
राजभवन की तरफ से इस प्रस्ताव को वापस राष्ट्रपति को भेजने का काम कर दिया जाता है। तो ऐसे में ये मामला फिर एक और लंबा अभियान यहाँ पर तय करता हुआ नजर आएगा, जो राज्य आंदोलनकारियों के लिए सही नहीं है, क्योंकि सरकार की मंशा स्पष्ट तौर पर यहाँ पर दिख रही है कि जो आरक्षण राज्य आंदोलनकारियों को देना चाहती है सरकार, वो उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। और ऐसे में जो बाधाएं, कह सकते हैं कानून की बाधाएं, वो बाधाएं पार नहीं हो पा रही है, इसके चलते कह सकते हैं कि आरक्षण लागू नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल। अब है, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, आगे अपडेट आपसे लेंगे। बिजली कर्मियों ने भारी आंदोलन की हुंकार भरी है। सभी कर्मचारी 23 नवंबर को, आपको बता दें कि दिल्ली में निकलेंगे और रैली निकालेंगे। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के नेतृत्व में निकालेंगे रैली। बिजली कर्मचारियों ने हुंकार भरी है आंदोलन को लेकर और सभी कर्मचारी एकजुट होंगे। 23 नवंबर को दिल्ली में रैली निकालते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के नेतृत्व में ये रैली निकाली जाएगी, जिसमें तमाम इंजीनियर्स भी मौजूद रहेंगे, बिजली कर्मी मौजूद रहेंगे और एक विरोध यहाँ पर दर्ज कराया जाएगा। आंदोलन के जरिए बिजली कर्मियों ने आंदोलन को लेकर हुंकार भरी है। एकजुटता देखने को मिलेगी तमाम कर्मियों की। सभी कर्मचारी 23 नवंबर को दिल्ली में एक रैली निकालने वाले हैं। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के नेतृत्व में रैली निकालेंगे। संवाददाता अभय कैंथुरा हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अभय, ये पूरा मामला क्या है? रैली निकाली जा रही है, आखिर क्यों इतने गुस्से में बिजली कर्मचारी नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर बिजली कर्मचारियों का जो आंदोलन है और तेज होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, इंजीनियर डिप्लोमा आह्वान के संघ पर ये कह सकते हैं कि अब जो बिजली कर्मचारी है वो दिल्ली में अपनी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। दिल्ली में अपनी जो मांगे हैं उन मांगों को लेकर सरकारों के खिलाफ हल्ला बोलते हुए नजर आएंगे। और अभी तक जो जानकारी प्राप्त हो पाई है, ये कार्यक्रम इसी माह नवंबर में होगा। दिल्ली में एक विशाल रैली का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा, जिसमें सभी राज्यों से जो बिजली कर्मचारी जो वो यहाँ पर आएंगे, सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से बिजली कर्मचारियों का यहाँ पर हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, उसको लेकर कर्मचारी लगातार आक्रोशित है। उनकी तरफ से लगातार सरकारों से मांग की जा रही है, वार्ता के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कोई हल अभी तक नहीं निकल पाया है। ऐसे में अब कर्मचारियों ने सीधे तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर अपने इस आंदोलन को बढ़ाने का काम करा है, ताकि उनकी जो मांगे वो पूरी यहाँ पर हो सके। उसके लिए दिल्ली में 22 नवंबर को विशाल रैली का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें देश भर से सभी जो बिजली कर्मचारी है वो वहाँ पर एकत्रित होंगे और केंद्र के खिलाफ हल्ला बोलते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से सुविधाओं का निजीकरण यहाँ पर किया जा रहा है, ऐसे में कर्मचारियों का कहना है कि अगर निजीकरण इसी तरह से चलता रहा तो जो उनके हित हैं, उन हितों का ध्यान रखने का काम सरकार की तरफ से नहीं किया जा रहा, उनके साथ कुठाराघात किया जा रहा, उनके जो हक है उन हकों को मानने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और सीधी तरह से सरकार को इस दिशा में सरकार तक पहल यहाँ पर करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। और यही वजह रही कि कर्मचारियों का जो आक्रोश है वो लगातार अब अपनी मांगों को लेकर और बढ़ता नजर आ रहा है और सरकार के खिलाफ अब उनकी तरफ से दिल्ली में हल्ला बोलने का काम किया जाएगा। जी बिल्कुल। और कितनी संख्या में ये कर्मचारी पहुंचेंगे? क्योंकि देखिए, हुंकार तो भरी जा चुकी है और अब इंतजार इसी चीज का ये लोग सभी कर रहे हैं कि 23 तारीख आए और सभी के सभी इकट्ठा होकर अपना जो मामला है उसको लेकर रैली निकालें। तो क्या आपको जानकारी इसको लेकर मिल पा रही है? कितनी बड़ी संख्या यहाँ पर मौजूद होने वाली है दिल्ली में? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जिस हिसाब से सभी राज्यों से बिजली कर्मचारियों की पुकार यहाँ पर देखने को मिल रही है, आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा था, ऐसा कह सकते हैं कि बड़ा भारी संख्या वहाँ पर हो सकती है। हजारों की संख्या में सभी राज्यों से जो बिजली कर्मचारी है वो वहाँ पर अपना आंदोलन करते हुए नजर आएंगे, अपनी जो मांगे हैं उन मांगों के खिलाफ हल्ला बोलते हुए नजर आएंगे और केंद्र सरकारों से मांग करेंगे कि उनकी जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द यहाँ पर पूरी की जाए। क्योंकि सभी बिजली कर्मचारी चाहते हैं कि जो आंदोलन का लंबा समय यहाँ पर व्यतीत हो चुका है, ऐसे में और समय यहाँ पर व्यर्थ ना हो और समय यहाँ पर ना गुजरे, इसलिए सरकारों को जताने का काम उनकी तरफ से दिल्ली में किया जाएगा, ताकि सरकार उनकी मांगों के प्रति संवेदनशील होकर काम कर सके। तो कह सकते हैं कि भारी संख्या में दिल्ली में सभी बिजली कर्मचारी यहाँ पर जुटेंगे, चाहे वो संविदा से जुड़े हुए हों या सदस्य से जुड़े हुए कर्मचारी हों, वो वहाँ पर जुटने का काम करेंगे। जी बिल्कुल। अब चलिए आपसे दोबारा जानकारी अगली खबर पर लेंगे। तो देखिए, दिल्ली में कर्मचारियों की हुंकार देखने को मिलेगी, सभी एकजुट होकर रैली निकालते नजर आएंगे। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में बजट खर्च का ढर्रा बदलेगी सरकार, इसको लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है। अगले वित्तीय वर्ष से सरकार बजट जारी कर देगी और इसको लेकर निर्देश दिया गया है।
आखिरी महीनों में ज्यादा बजट खर्च करने की परंपरा तोड़ने की तैयारी की जा रही है। 2018 में 18.59% खर्च किया गया था, 19 में 14.31% और 2020 की बात करें तो 14.39% खर्च किया गया है। ये जानकारी आई है सामने। और 2021 की बात करें तो 2021 में 18.28% और वहीं ये घटकर 2022 में 15.16% बताया जा रहा है। तो इसको लेकर लगातार सरकार एक्टिव नजर आ रही है और खर्च का जो ढर्रा है उसको बदलने की कोशिश सरकार कर रही है। अभय कैंथोरा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, प्रदेश में खर्च का ढर्रा बदलने की कोशिश में सरकार है। अगले वित्तीय वर्ष से सरकार बजट जारी करेगी और उसको कोशिश किया जाएगा कि लंबे समय तक चलाया जा सके। ये कह सकते हैं कि सूबे की धामी सरकार अब नए पैटर्न पर काम करती नजर आ रही है। नया पैटर्न है कि जो बजट है उस बजट को तय समय पर खर्च करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। उसके लिए कोशिश यही है कि जो पुराना जो ढर्रा था उस ढर्रे को बदलने का काम यहाँ पर किया जाए। यानी जो साल का जो बजट होता है उस बजट को मार्च के महीने में समाप्त करने के बजाय उसे संतुलित तरीके से हर माह पर उसको खर्च किया जाए, ताकि जो विकास का काम है वो पूरी तरीके से हर माह बढ़ता रहे, उसका लाभ जनता को यहाँ पर मिलता रहे। उसके लिए सुझाव यहाँ पर मांगे और जल्द ही सरकार की तरफ से ऐसा निर्णय यहाँ पर किया जाएगा। उसके लिए बाकायदा विशेषज्ञ समितियों का गठन यहाँ पर किया जाएगा जो इस बजट खर्च करने को लेकर यहाँ पर काम करेगी। अधिकारियों को दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जाएंगे ताकि जो बजट है वो साल के अंतिम समय में ना खर्च हो, बल्कि हर माह पर उसका समुचित बजट खर्च किया जाए ताकि विकास प्रोग्राम आगे बढ़ता रहे। कह सकते हैं कि पुराने ढर्रे को बदलने का काम धामी सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है और कवायद यही है सरकार की तरफ से कि जो विकास के काम हो वो विकास के काम समुचित तरीके से यहाँ पर हर क्षेत्र के लिए हो और जो बजट की व्यवस्था की गई है वो बजट बंदर बांट यानी आर्थिक समय में जो बंदर बांट की जाती है उसकी बजाय होने से बजाय उसका समुचित विकास के लिए तय समय पर खर्च किया जाए। जी बिल्कुल। और देखिए अजय, माफ कीजिएगा अभय, जिस तरीके से बजट को खर्च को लेकर आप बता रहे हैं कि एकदम अंतिम समय में खर्च किया जाता है, ऐसे में फालतू की चीजों में ये खर्च हो जाता है, ये भी जानकारी सामने आई थी। और अब सरकार ही कोशिश कर रही है कि शुरुआत से ही जहां पर जरूरत महसूस हो, जहां पर लगे कि हाँ काम की जरूरत है, वहां पर बेहतर तरीके से काम कराया जाए और बेहतर उपयोग इस बजट का लाया जाए। ये कोशिश सरकार की तरफ से। बिल्कुल, कोशिश यही है सरकार की तरफ से कि जो अभी तक विकास की जो रफ्तार है, यानी अगर इस वित्तीय वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो इस वित्तीय वर्ष में भी अभी भी बजट खर्च करने की जो रफ्तार है वो काफी धीमी यहाँ पर कही जा सकती है। ऐसे में सरकार चाहती है कि जो अंतिम समय में जो बजट खर्च करने की जो मारामारी रहती है, जिस प्रकार से विकास के कामों को लेकर अंतिम समय में बजट खर्च करने का काम यहाँ पर किया जाता है, ऐसे में ना वो विकास के काम पूर्ण हो पाते हैं ना ही बजट पूर्ण से खर्च हो पाता है। यानी जनता को उस बजट का लाभ विकास कार्यों के रूप में नहीं मिल पाता है। तो उसको तय समय पर पूर्व से ही निर्धारित योजनाबद्ध तरीके से खर्च किया जाए ताकि अंतिम समय में जो दबाव झेलना पड़ता है बजट खर्च करने को लेकर, जैसे सरकार की स्थिति रहती है और जो शासन में भी रहता है, तो उसको लेकर वो पहले से ही कम करने का काम किया जाए ताकि समुचित विकास हो सके, बजट तय समय पर खर्च हो सके और जनता को उन विकास के कामों का लाभ यहाँ पर मिल सके। ये कोशिश सरकार की है। तो कह सकते हैं कि कवायद शुरू की गई है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार कब तक इस पर अंतिम निर्णय लेते हैं, क्या कुछ सरकार की तरफ से नए पैटर्न के रूप में इसे शामिल किया जाता है। जी बिल्कुल अभय, चलिए तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। कारागार विभाग में बंदी रक्षक के 238 पदों पर भर्ती निकाली गई है और इसको लेकर जानकारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जारी की है। भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है लोक सेवा आयोग की तरफ से। भर्ती परीक्षा में महिला और पुरुष के लिए अलग अलग मानक तय किए गए हैं। 5 दिसंबर तक ऑनलाइन कर सकते हैं इसको लेकर आवेदन, ये जानकारी मिल रही है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जारी किया है भर्ती का विज्ञापन। भर्ती परीक्षाओं को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 5 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बंदी रक्षक को लेकर भर्तियां निकली हैं। बंदी रक्षक के 238 पदों के लिए भर्तियां निकाली गई हैं और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी किया है भर्तियों को लेकर और लोगों को जानकारी दी है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जानकारी ये भी है कि भर्ती परीक्षा में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग मानक भी तय किए गए हैं। 5 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन हो सकते हैं। जो भी आवेदन करना चाहते हैं वो 5 दिसंबर तक ऑनलाइन माध्यम से
अपना अपना आवेदन दर्ज करा सकते हैं। और कुल पदों की संख्या लगातार, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, 238 कुल पदों की संख्या बताई जा रही है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा समाप्ति की ओर है और बद्रीनाथ धाम में भी कपाट बंद होने की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। बता दें कि केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम के कपाट अक्टूबर महीने में ही बंद हो चुके हैं और ऐसे में अब 19 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा है कि यात्रा को लेकर सरकार संजीदगी से काम कर रही है और इसका प्रणाम जो है प्रमाण यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री के द्वारा धामों का दौरा करना है और वहां पर यात्रा की तैयारियों का जायजा लेना है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 19 नवंबर को बंद होंगे कपाट। हालांकि कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और भारी ठंड के बीच भी श्रद्धालुओं का पहुंचना लगातार जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अभी भी पहुंच रहे हैं और बाबा बद्री विशाल के दर्शन करते हुए नजर आते हैं श्रद्धालु। श्रद्धा में, भक्ति में कोई कमी अभी नजर नहीं आ रही है। 19 नवंबर को हालांकि कहा जा रहा है कि कपाट बंद होंगे। अभी जब यात्रा प्रारंभ हुई थी तो उससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर के, तैयारियों को लेकर के एक बैठक की थी जिसमें विभिन्न विभागों और एजेंसियों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। तो उसमें भी ये चर्चा हुई थी और अनुमान था सरकार को कि इस वर्ष यात्री बड़ी संख्या में धामों की ओर उमड़ेंगे। तो उन परिस्थितियों के अनुरूप सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी करी और उन परिस्थितियों में किस प्रकार से चुनौतियां सामने होंगी, चाहे पुलिस प्रशासन के समक्ष या बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के समक्ष जो भी चुनौतियां भारी भीड़ के कारण हो सकती हैं, उन सारी चुनौतियों का हमने पहले से आकलन किया था और उस अनुरूप बीजेपी ने उत्तराखंड कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता हन्नी पाठक ने कहा है कि विश्वसनीयता शून्य और सिद्धांत विहीन कांग्रेस पार्टी की बातों पर अब कोई भरोसा नहीं करता। लिहाजा राहुल गांधी की पदयात्रा और उनके स्थानीय नेताओं की गाड़ी यात्रा सब व्यर्थ है। और साथ ही साथ तो उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में धामी सरकार भ्रष्टाचार उन्मूलन, अपराध नियंत्रण और विकास को लेकर ऐतिहासिक काम कर रही है। लेकिन लगता है कि कांग्रेस ने कसम खाई हुई है कि अच्छा ना देखेंगे, ना अच्छा सुनेंगे और ना ही अच्छा कहेंगे। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस को भारत जोड़ो से पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नेता ना किसी जनसेवा संबंधी विषय पर एक राय रखते हैं, ना किसी राजनीतिक मंच पर इनके नेता एक साथ नजर आते हैं। तो ये बड़ी बात कही गई है। कांग्रेस पर वार करते हुए बीजेपी की तरफ से ये बात कही गई है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी के प्रवक्ता ने पलटवार किया है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।